अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे उनकी लिस्ट ये है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीबी क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टीबी के कितने टाइप्स में, उसके बाद हम देखेंगे टीबी की सिम्टम्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे दुनिया के कौन से इलाकों में टीबी होती है, यानी कि एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्नोसिस पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और एंड में हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसका क्या इलाज हो सकता है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीबी क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, टीबी एक कंटेजियस फैटल डिजीज है। कंटेजियस वो डिजीज होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जैसे आजकल आप लोग कोरोना देख रहे हैं कि कोविड-19 जो डिजीज है एक इंसान से दूसरे इंसान में ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलती है, तो टीबी भी इसी तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में ड्रॉपलेट के जरिए फैलती है। इसीलिए इसको हम कंटेजियस डिजीज कहते हैं। फैटल इसीलिए क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो इंसान को मौत हो सकती है। इसीलिए टीबी इज अ फैटल कंटेजियस डिजीज। टीबी जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, यानी कि टीबी का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। स्टूडेंट्स, लोग समझते हैं कि टीबी सिर्फ और सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करती है, जबकि टीबी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, कोई भी ऑर्गन खराब कर सकती है अगर उसका इलाज ना करवाया जाए तो। अब हम देखते हैं कि टीबी के कितने टाइप्स हैं। वैसे तो टीबी के दो मेजर टाइप हैं, एक है पल्मोनरी टीबी, दूसरी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जो पल्मोनरी टीबी है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करती है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है इसमें बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स अफेक्ट होती हैं। अगर लिम्फ नोड्स अफेक्ट होती है तो उसको हम कहते हैं लिम्फ नोड टीबी। अगर ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं तो उसको हम कहेंगे प्लूरल टीबी। अगर जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन अफेक्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे जेनाइटो यूरिनरी टीबी। अगर स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करती है तो स्केलेटल टीबी। इसी तरह गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को अफेक्ट करती है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टीबी। ब्रेन को अफेक्ट करती है तो टीबी मेनिंजाइटिस, और इस तरह हार्ट को अफेक्ट करती है तो टीबी पेरिकार्डाइटिस। ये सारे टीबी के अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या है। स्टूडेंट्स, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अभी तक 5.7 मिलियन केसेस हैं, इवन इससे भी ज्यादा। और इन सारे केसेस में से 95% ऑफ द केसेस आर फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, टीबी किस तरह फैलती है। टीबी इसी तरह फैलती है जिस तरह आजकल का कोविड-19 यानी कि कोरोना फैलता है। अगर कोई भी इंसान खांसता है, छींकता है यानी कि स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है या फिर बात करता है, और अगर उस इंसान को टीबी है तो वो अगर किसी हेल्दी यानी कि सेहतमंद इंसान के साथ बैठा है जिसको टीबी नहीं है, तो बात करने के दौरान अगर उसके मुंह से वो ड्रॉपलेट्स दूसरे इंसान के मुंह में चले जाते हैं किसी भी जरिए से, तो वो उस इंसान को भी टीबी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। रिस्क फैक्टर वो होते हैं अगर किसी भी इंसान में ये चीजें हैं तो उनको टीबी के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पहला रिस्क फैक्टर है कि अगर कोई भी इंसान किसी ऐसे शख्स के साथ मिलता जुलता है, उठता बैठता है जिसको टीबी है, तो उसको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसे इंसान जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कैंसर का पेशेंट होता है, HIV के पेशेंट्स होते हैं, इनके इम्यून सिस्टम बहुत वीक होते हैं, तो उनको टीबी पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई इंसान अगर अल्कोहल पीता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को रेनल फेल्यूर है, किडनी खराब हो गई है, शुगर हो गई है, अल्कोहल शराब पीता है, तो उसको क्या होता है, उसको रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं टीबी होने के। अगर कोई भी इंसान ऐसी जगह पे सफर करता है जहां पे टीबी बहुत ज्यादा होती है लोगों में, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेल्थ केयर वर्कर यानी कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेज यानी कि मेडिकल स्टाफ जो भी होता है जो टीबी पेशेंट्स को मैनेज करता है, उनको भी टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारे हैं टीबी के रिस्क फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि टीबी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला जो साइंस एंड सिम्टम्स हमें पता लगती है कि अगर किसी भी इंसान को खांसी यानी कि कफ है, मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ज्यादा अगर किसी को खांसी है और उस खांसने के दौरान उसके मुंह से म्यूकस या फिर ब्लड आता है, चेस्ट में पेन है, भूख नहीं लगती है, सर्दी लगती है, रात को पसीना आता है, बुखार हो जाता है, वजन कम हो गया है और बहुत ज्यादा थकावट होती है, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर इसमें किसी में हैं तो ही इज मोर लाइकली टू हैव टीबी। अब टीबी की हम डायग्नोसिस करते हैं कि हम देखते हैं कि टीबी की कंफर्मेशन किस तरह करें, डायग्नोसिस किस तरह करें। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं कि जिस इंसान को टीबी हो गई है क्या वो ऐसे इलाके में तो नहीं
हो क्या है, जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा टीबी है या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ तो नहीं रहता जिसको टीबी है। तो पहले हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री, उसके बाद हम देखेंगे टीबी की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इस इंसान की। उसमें हम देखेंगे क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, देखेंगे फिंगर्स की क्लबिंग तो नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो नेक की जो लिम्फ नोड्स हैं गर्दन की, वो तो स्वॉलन नहीं हो गई है। उसके बाद देखेंगे कि लंग्स में फ्लूइड तो जमा नहीं हो गया है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। क्रैकल्स भी उसमें होते हैं, ये ब्रीथ साउंड्स होते हैं, सांस के दौरान अलग अलग एक अजीब किस्म के आवाज होते हैं जिसको क्रैकल्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो उसके बाद हम लैब टेस्ट करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे में भी हमें टीबी का पता लगता है। उसके बाद हम उसका जो स्प्यूटम होता है इंसान का, खांसने के दौरान जो बलगम निकलता है स्प्यूटम, वो हम लेबार्टरी भेजेंगे और ये टेस्ट करवाएंगे। स्प्यूटम फॉर एफबी, स्प्यूटम फॉर जीन एक्सपर्ट और स्प्यूटम फॉर फंगल हाइफी, ये करवाएंगे। और ये टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, जिसको पीपीडी टेस्ट भी कहते हैं। ये सारे टेस्ट से अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसको टीबी है। तो इस तरह हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? अगर किसी को टीबी हो जाती है और हम उसका इलाज नहीं करवाते तो कौन से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अगर टीबी का इलाज नहीं करवाएं तो वो आपके बोन्स को अफेक्ट कर सकती है, आपके दिमाग को असर कर सकती है, आपका लिवर खराब कर सकती है, किडनी पे अफेक्ट कर सकती है, हार्ट पे अफेक्ट कर सकती है, प्लूरल इफ्यूजन, टीबी निमोनिया और हेपाटोटॉक्सिसिटी। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं टीबी की अगर आप टीबी का इलाज नहीं करवाएंगे तो। अब देखते हैं कि टीबी की प्रिवेंशन किस तरह होती है, हम किस तरह टीबी से बच सकते हैं। हम अपना मुंह ढांप के चलें ताकि अगर किसी को वायरस है तो वो हमारे मुंह में ना जाए। हम फेस मास्क पहने जिस तरह आजकल कोविड-19 में पहनते हैं, क्योंकि कोविड-19 भी ड्रॉपलेट से फैलती है और टीबी भी ड्रॉपलेट से फैलती है। अगर किसी इंसान को टीबी है और उसको ड्रॉपलेट्स किसी के मुंह में चले जाते हैं तो उसको टीबी हो जाएगी। अगर किसी को टीबी हो गई है तो उसको अगर कोई वही अपना कोर्स ले रहा है दवाइयों का, तो वो 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स पूरा करे। अगर 6 महीने का कोर्स पूरा नहीं करता, एक दिन भी छोड़ देता है, तो उसकी टीबी का इलाज नहीं होगा। और मजीद अगर दोबारा वो 6 महीने का कोर्स शुरू करेगा तो उसको MDR हो जाएगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि उस पर वो दवाई दोबारा से असर नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने आपको दवाई का कोर्स दिया है तो उतना कोर्स पूरा करें। टीबी का कोर्स 6 महीने का होता है और 6 महीने का कोर्स पूरा करना होता है एट एनी कॉस्ट। टीबी की वैक्सीनेशन ले लें और उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो टीबी वाले पेशेंट को और हेल्दी पेशेंट को, दोनों को हम अलग अलग रखते हैं। जिस तरह कोविड-19 के पेशेंट्स को हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं। अब हम आते हैं टीबी के ट्रीटमेंट पे। टीबी का कौन सा ट्रीटमेंट है? स्टूडेंट्स, जो टीबी का ट्रीटमेंट है 6 से 12 मंथ तक इसका कोर्स चलता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो इसका कोर्स है 6 महीने का है। मैंने अभी पीछे आपको बताया। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 महीने हम मायरिन टेबलेट देते हैं और 4 महीने हम मायरिन 4 टेबलेट देते हैं, यानी कि 6 महीने का कोर्स होता है। जो मायरिन टेबलेट होती है उसमें 5 किस्म की ड्रग्स होती हैं। उनके नाम ये हैं, उनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, आइसोनियासिड होती है, राइफामसिन होती है, पायराजिनामाइड होती है और इथाम्ब्यूटोल होता है। ये 5 ड्रग्स होती हैं उसमें। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं जैसे एड्स के बारे में, मलेरिया के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल में जाके दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन आ गए जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।